आज मैं आपको दुनिया का एक ऐसा नेचुरल अजूबा दिखाने वाला हूँ जो एक्सट्रीम कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। खींच दे भैंस की। जैसे अपने लद्दाख और इंडिया में भेड़ होती है ना, यहाँ पे है ये अल्पाका, प्यारे से जानवर है भाई। ये सामने आप देख रहे हो, दिस इज द रेनबो माउंटेन। कितना प्यारा लग रहा है यार। इस अल्पाका ने है ना इस वीडियो के अंदर 4 चांद लगा दिए हैं। मज़े की बात देखो, यहाँ पे है ना बियर भी मिल रही है। बियर को स्पेनिश में सर्वेजा बोलते हैं। इन द सैंड सिट। ओके, आई होप यू वोंट बाइट। ये काट ना ले मेरे को। एक टाइम ये जो जगह आप सारे माउंटेन्स देख रहे हो, ये समुद्र के नीचे एग्जिस्ट करते थे। इन कोलिजन के कारण ये ऊपर आ गए और ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन हुआ और फिर ये कलर बना है। आई थिंक ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट फुटबॉल ग्राउंड होगा भाई, 4600 मीटर के ऊपर। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई आज की जो वीडियो है ना, वो नॉर्मल तो कतई नहीं होने वाली। आज मैं आपको दुनिया का एक ऐसा नेचुरल अजूबा दिखाने वाला हूँ जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। राइट नाउ आई एम इन पितुमार्का इन द कुस्को रीजन ऑफ पेरू। और ये जो रीजन है ना भाई, दुनिया की सबसे हाईएस्ट यूवी इंडेक्स के अंदर आता है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे 10 मिनट सीधे खड़े रह जाओगे तो आपको सनबर्न होने के 100% चांसेस हैं। अपने इंडिया के अंदर सबसे खतरनाक यूवी इंडेक्स माना जाता है लेह लद्दाख के अंदर, जहाँ पे है अराउंड 15 यूवी इंडेक्स। यहाँ की नॉर्मल यूवी इंडेक्स 24-25 के आसपास रहती है डे टाइम में। और जैसा कि आपको पता है भाई, मैं अभी हूँ पेरुवियन एंडीज़ के अंदर, तो यहाँ पर सर्दी का कोई कंसेप्ट नहीं है। इवन तो आप सोचोगे कि भाई तूने जैकेट क्यों पहन रखी है, तो उसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे सूप पी के निकलूँगा। तो भाई जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे ठंड का कोई कंसेप्ट होता नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने इतने कपड़े पहने हुए हैं। तो इसका रीज़न है यहाँ का एल्टीट्यूड। इवन दो आई एम नॉट फार फ्रॉम इक्वेटर, मैं एकदम फुली ट्रॉपिकल जोन में हूँ। अगर मैं एकदम ग्राउंड लेवल पर होता तो यहाँ पर ठंड होती ही नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस हाई एल्टीट्यूड यहाँ पर ठंड भी है। और इस हाई एल्टीट्यूड के कारण और इक्वेटर के करीब होने के कारण भाई यहाँ पर यूवी इंडेक्स इतनी ज़्यादा रेंज पर पहुँच गई है। अभी मेरा जो एलिवेशन है दैट इज़ 3600 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। तो उस ठंड को भगाने के लिए, जो थोड़ी मोड़ी ठंड है यहाँ पर, इसको भगाने के लिए आई एम हैविंग सूप हेयर। तो ये जो सूप है ये बना हुआ है अल्पाका का। अल्पाका यहाँ पे एक जानवर होता है जो आपने देखा ही होगा। तो बेसिकली मैं मीट तो खाने वाला नहीं हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं सूप पीऊँगा विद आलू। तो वहाँ पे बोल दिया मैंने उन दीदी को, वो दीदी अभी मेरे लिए सूप प्रिपेयर कर रही है। तो ये देखिए, ये है भाई अल्पाका का सूप। मैंने इसके अंदर मीट लिया नहीं, लेकिन साथ में बड़ा सा आलू ले लिया। और आलू भाई पता ही नहीं, जैसे शायद हर वीडियो में बोल दिया होगा मैंने आप लोगों को भी, कितने टाइप के, कितने बड़े बड़े, छोटे, काले, पीले, हरे, नीले, हर टाइप के आलू मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो ये है पापा या मेरा। तो भाई ये देखिए, इस तरीके का अल्पाका का मीट बना हुआ है यहाँ पे। हाँ, सोलो अल्पाका है, सोलो अल्पाका। ओके, मुझे ग्रेसेस सिनर, बाय बाय, चाओ। तो भाई अच्छा खासा ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा, और अब मैं जा रहा हूँ रोड के ऊपर। तो भाई ये जो कुछ धरती की फिज़िक्स की और जियोग्राफी की कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ की सिचुएशन को थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी बनाते हैं और आसान भी बनाते हैं। अब मान लो कि 5200 मीटर्स अगर आप लेह के अंदर या लद्दाख के अंदर देखोगे ना, तो भाई वहाँ पे एल्टीट्यूड सिकनेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं कंपैरिजन टू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब भाई इक्वेटर के पास है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो हवा के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे इवन दो सूरज ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी जो एटमॉस्फेयर है ना, वो यहाँ पे और ज़्यादा थिक है कंपेयर टू लेह एंड लद्दाख। तो ऑक्सीजन अपने लेह लद्दाख के अंदर 10 से 12% ऑक्सीजन रहती है, और यहाँ पे वो ऑक्सीजन 13 से 17% तक पहुँच जाती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा है। और अपने लेह लद्दाख में भाई बारिश तो होती ही नहीं है, सिर्फ खुला डेजर्ट है वो। लेकिन पेरू माउंटेन्स के अंदर सेमी एरिड टाइप के जोन है। ओला बना दिया। सुबह सुबह बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। और यहाँ पे भाई लेडीज़ को देखोगे ना, तो लेडीज़ ज़्यादातर सर के ऊपर टोपी, ये फ्रॉक टाइप और इसी टाइप, वो है ना दिया, तो इसी टाइप में पहने रखते हैं। कैप यहाँ पे है ना भाई, यहाँ के कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई है वो भाई, यूवी इंडेक्स के कारण। और सूरज यहाँ पे इतना ज़्यादा ब्राइट रहता है कि आँखें ही फोड़ देगा आपकी। तो
भाई ये हैं पेरुवियन एंडीज। और देखो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होती भाई, प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑक्सीजन फिर भी कंपैरेटिवली 10 से 15% कम है बाकी दुनिया से, लेकिन आप इजीली इसको सस्टेन कर लोगे। और वहीं तिब्बत और अपने लद्दाख की तरफ इसी सेम एल्टीट्यूड पर आपको प्रॉब्लम्स और ज़्यादा होंगी। Poco español. Ya sobe nomás y vas atrás. ¿Español hablo o no? Solo quechua. Solo quechua. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. भाई वैसे मैं बताऊँ क्या था, सुबह आया ना, यहाँ से डायरेक्ट माउंटेन तक बस जाती है, लेकिन मुझे था कि यार सुबह 4:30 बजे के मैं कुछ नहीं कर पाता, तो इसीलिए मैंने क्या किया भाई कि कोई बात नहीं, थोड़ा लेट चलेंगे, लेकिन बीच बीच में फिर लोगों से बातें भी होती रहेंगी। अब जैसे जो पीछे आप एंटी देख रहे हो ना, इन दोनों एंटीज़ को स्पेनिश नहीं आती है, इनको आती है केचुआ लैंग्वेज, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। स्पेनिश तो भाई जब यहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुआ तब आ गई थी, लेकिन उससे पहले लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। इनका सिविलाइजेशन जो आपने देखा ही होगा। अब कई लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई आप माचू पिचू क्यों नहीं गए, अगर कुस्को तो गए थे। कुस्को इज़ द टाउन जहाँ से आप माचू पिचू जा सकते हो, लेकिन यार मेरे ये था कि अब की बार मेरा हिस्ट्री कवर करने का इतना मन नहीं कर रहा, तो मैं जो जोग्राफिकल चीज़ें हैं ना उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव है मेरा, तो वो कवर कर रहा हूँ मैं। एंड जो ये हाई एलिवेशन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, कितनी ज़्यादा एलिवेशन है, सनलाइट इतनी ज़्यादा है। पेरू के अंदर दुनिया की सबसे हाईएस्ट टाउन पड़ती है, हाईएस्ट टाउन या हाईएस्ट हैबिटेबल जोन जहाँ पे लोग रहते हैं, उस जगह का नाम है ला रिंकोनादा। वो जगह पड़ती है भाई 5200 मीटर के ऊपर। अगर आप अपने इंडिया से कंपेयर करोगे, अपने इंडिया के अंदर जहाँ पे लोग रहते हैं सबसे हाईएस्ट, दैट इज़ सोमुरीली लेक के पास कोरजोक गाँव पड़ता है। उसका एलिवेशन है 4500 4600 के आसपास। और एक गांव कोमिक हिमाचल के अंदर भी पड़ता है, तो उनसे भी 500 मीटर ज़्यादा हाइट के ऊपर लोग यहाँ पे रहते हैं। Por favor, ¿qué hablo? ¿Spanish o quechua? Quechua, solo quechua. Quechua y español. ¿Español poquito o todo? Todo. Todo. Pues señora no, ¿eh? Señora solo quechua. Quechua. Señor, quechua que hola. Hola, Iminaga. Iminaga. And gracias? Uspalay. Uspalay. तो केचुआ लैंग्वेज के अंदर भाई थैंक यू को बोलते हैं उस्पलाय। सेंट्रो de salud Pitumarca। ये भाई यहाँ का ड्रेस कोड है, कैप हर कोई पहने हुए है, हर कोई बंदा कैप पहने हुए है। ये देख लो भाई, 5 मिनट बैठा हूँ मैं, मुझे जलन फील होनी स्टार्ट हो गई अपनी बॉडी के ऊपर। ये देखो भाई, जैसे अपने लद्दाख और इंडिया में भेड़ होती है ना, यहाँ पे है ये अल्पका। ये देखो प्यारे से जानवर है भाई ये। भाई मस्त कैनियन आ गया है। ये अल्पका नो यामा है। यामा भाई, ये अल्पका के बड़े भाई हैं। यामा ये बड़े अल्पका, ये अल्पका ये छोटे वाले, ये ज़्यादा क्यूट है। यामा भाई बड़े बड़े से होते हैं। यामा वो देखो भाई, वो रहा यामा, तो भाई सच में ही बड़े हैं। अल्पका से अल्पका, हाँ ऐसे। Montaña roja. Montaña roja. Valle rojo. Montaña कलर तो हाँ।
ओके, मुचas gracias। चाओ चाओ। तो भाई साहब, ये जो अंकल जी थे ये अब आगे निकल गए हैं दूसरे गांव की तरफ। यहाँ पे गांव में जाने के लिए लोग ये जो छोटी, इनको आप छोटा कलेक्टिव बोल सकते हो, इन्हीं का यूज़ करते हैं। और ये जो रास्ता है ना, ये जाएगा आगे रेनबो माउंटेन्स की तरफ। एक बार भाई मैं थोड़े कपड़े सेट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करूँगा। तो यार मेरा अभी जो एलिवेशन है दैट इज़ 4150 मीटर्स, और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे मेरा एलिवेशन था 3500। तो लगभग 700 मीटर मेरा एलिवेशन ऊपर आ चुका है। और ये जो रास्ता है यही जाएगा आगे इन माउंटेन्स की तरफ। और ऊपर भाई मैंने लेयरिंग लगा लिया ये यूवी रेज से बचने के लिए। अभी इन भाई साहब को मैंने दिए 10 सोलेस, यानी लगभग 300 रुपये। 1 घंटा लग गया था, 1 घंटा या 40 मिनट के आसपास हमारी जर्नी थी यहाँ तक की। वैसे आपको ना हल्का हल्का माउंटेन्स के अंदर कलर के अंदर डिफरेंस दिखने लग गया होगा। ये देख रहे हो ना आप, लाल लाल सा एकदम लाइट रेड कलर और ब्राउनिश कलर, ये है आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड बोल सकते हो आप इसे। और अब ये बस भाई जाएगी या नहीं जाएगी, ये टूर वाले हैं, ये आई थिंक ये टूर वाले होंगे, क्योंकि टूर बहुत चलते हैं। ये आ रहे होंगे कुस्को से ही, नहीं ये तो और कहीं की बस है आगे की। यहीं पे वेट करूँगा, अब देखते हैं 1 घंटे बाद या 10-15 मिनट बाद कोई ना कोई तो आएगा ही। सब आए तो छूके मैं देखूं जरा। भाई गाड़ी आ रही है। मेरे को तो ना पुराने दिन से याद आ गया, जब मैं ऐसे ही चेकिंग करके ट्रैवल करता था। मेरे को गाने सुनने के बड़े शौक थे, एक JBL का स्पीकर रखता था मैं। ये भाई साहब जाएंगे क्या उधर? आई डोंट थिंक सो। मस्त स्पीड में जा रहे हैं भाई। स्पीकर था यार अभी भी मेरे पास, मैं लेकिन आज लाना भूल गया। यहाँ पे आपको सामने भाई ये भेड़ भी दिख रही है, यानी शिप, और उधर वो अल्पका एंड लामास भी दिख रहे होंगे उधर। वैली काफ़ी बढ़िया है यार। मेरा प्लान तो था कि मैं यहाँ पे बाइक रेंट करूँगा, लेकिन पीतूमार्गा में जो बाइक वाले दोनों कंपनियाँ थी ना, वो दोनों ने बोले यार हमने तुम्हारी बाइक बेच दी। मगर यार तुमने फिर अभी तक गूगल मैप से हटाया क्यों नहीं है? बोलते यार वो तो फिर हमें टाइम लगा नहीं है वगैरह वगैरह करके। तो फिर वैसे प्लान तो मेरा बाइक से ही आने का था। भाई देख लो आप, 4150 एलिवेशन है मेरा, एंड ऑलमोस्ट अभी सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर सर्दी का टाइम चल रहा है। लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर, ये इस जगह की एंडीज माउंटेन्स की और पेरू की, यहाँ पे जो सूरज है ना वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे हिट करता है। अपने इंडिया और लेह लद्दाख में वो सूरज की जो एंगल वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे तो एकदम सीधी रेज आती है। मतलब जैसे कई बार बोलते हैं तिरछी नज़र से, तो अपनी इंडिया के उधर या लेह लद्दाख के उधर भाई तिरछी नज़र से रेज आती हैं सनलाइट, यहाँ पे एकदम सीधी आती है। और इसी कारण से भाई यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है, और यहाँ पे एलिवेशन के ऊपर इतनी ज़्यादा आपको ऑक्सीजन की कमी वो फील नहीं होती। इक्वेटर एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। मैं अभी 4200 के आसपास हूँ, तो पहाड़ कम से कम 5-5.5 के तो होंगे यार, क्योंकि एलिवेशन अच्छा खासा है इनका। कहीं पे भी मेरे को बर्फ़ नहीं दिख रही। और अगर आप अपने इंडिया में जाओगे ना, तो गर्मियों के टाइम पे भी आपको लेह लद्दाख में इतनी एलिवेशन के ऊपर बर्फ़ दिख जाएगी। तो भाई इतना फ़र्क पड़ जाता है ट्रॉपिकल जोन में होने का और नॉन ट्रॉपिकल जोन, क्योंकि जो अपने लेह लद्दाख हैं वो सब ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स से भी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन ये भाई एकदम ट्रॉपिकल जोन के अंदर एलिवेशन है। आई होप आपको थोड़ी बहुत साइंस इसमें समझ आई होगी, खास करके जो ज्योग्राफी वाले बंदे हैं वो ढंग से समझ पाएंगे। अब यार वेट करें, क्या करें, मेरा चलने का तो मन नहीं है, इतनी दूर मैं तो नहीं जाने वाला। और पंगा पता है क्या है, वहाँ पे हाइट है, और अगर मैं चलने लग गया ना कोई गाड़ी वाला रोकेगा भी नहीं, क्योंकि फिर उनका मोमेंटम बिगड़ जाएगा। यहाँ पे तो फिर भी एकदम फ्लैट लैंड है, तो यहाँ पे गाड़ी रुकने के ज़्यादा चांसेस है। इतने मैं गाने ही सुनने वाला हूँ। वैसे मेरा फेवरेट गाना हिंदी पता है कौन सा है? यही वाला। यहाँ पे भी शाहरुख खान को लोग काफ़ी जानते हैं। लड़की है यह जादू, खुशबू है या नशा।
तो भाई मेरे साथ तो आज बहुत ही अच्छी चीज़ें हुई हैं, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो भाई ये यहाँ का एक बेस कैंप मान लीजिए, जहाँ तक गाड़ी आती हैं, जितनी भी टूरिस्ट की गाड़ियाँ हैं यहाँ तक आएंगी। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप ये ATV ले सकते हो, जैसे सामने अभी वो भाई और लेके जा रहे हैं, या फिर आप यहाँ से बाइक ले सकते हो जो बंदे आपको ऊपर छोड़ देंगे, वरना फिर आप 1 घंटे की हाइक करके जो ऊपर एक वो जो पहाड़ वहीं पे पड़ते हैं रेनबो माउंटेन्स, आप वहाँ तक जा सकते हो। तो यार पहले तो मेरे मन में था कि मैं बाइक लेके चला जाऊँ, और इतनी महंगी भी नहीं है। मान लो ऊपर आने जाने के लगभग ये मांग रहे हैं 2500 रुपये, विच इज़ ओके, क्योंकि यार इतनी ऊपर इनको भाई पेट्रोल भी लेके आना पड़ता है। लेकिन हाइक का भी यार 1 घंटा ही लग रहा है, और आजकल मैं ना अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी खासी बढ़ा रखी है, तो क्यों ना 1 घंटे की हाइक ही हो जाएगी। 1.5 घंटे लगेंगे मेरे को टोटल आने जाने में, क्योंकि नीचे आते टाइम थोड़ा आसान हो जाता है, तो 30 मिनट में ही नीचे आ जाऊंगा मैं। इन माउंटेन के जस्ट उस साइड पड़ जाती है अमेज़न, और इस साइड पड़ जाता है भाई दुनिया का वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट, और दुनिया की सबसे ड्राइएस्ट जगह। लेकिन यहाँ से भाई एक तरफ दुनिया का सबसे घना जंगल, और एक तरफ भाई दुनिया का सबसे बड़ा समंदर, दोनों के बीच में है ये। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा यार, जो सिमिलर टाइप के व्यूज़ है ना, आपको अपने हिमालयाज़ में भी मिलेंगे। और हिमालयाज़ में भी एक देश पड़ता है, छोटा सा देश, उस देश के साथ मेरा कुछ अलग ही कनेक्शन है। आप लोगों सभी को पता है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। हाँ जी, आई एम टॉकिंग अबाउट भूटान। और अगर आपको भी इस टाइप के व्यूज़ का मज़ा भूटान में लेना है, तो मैंने और अनु ने एक नई कंपनी स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम भूटान को लेके हर चीज़ सोल्व करते हैं रिलेटेड टू योर ट्रैवल। हम ग्रुप ट्रिप भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अगर आपको हनीमून पे जाना है उसको भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अगर आपको अपने फैमिली ग्रुप के साथ ट्रैवल करना है उसको भी हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। एवरीथिंग रिलेटेड टू भूटान ट्रैवल वी डील इन ऑल दोज केसेस। तो भाई जब कभी भी आप भूटान का प्लान बनाएं तो डोंट फॉरगेट अबाउट नोमैडिफ्लाई। आप हमें रीच आउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट के थ्रू nomadifly.com। आप हमें ईमेल के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हो info@nomadifly.com, और आप जो हमारे इंस्टाग्राम का पेज है उस पर भी रीच आउट कर सकते हो। अभी सितंबर के लिए हमने एक ग्रुप ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रखी है, जिसके अंदर थिम्पू सेचू करके भूटान का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल होता है, जिसके अंदर भूटान के जो अलग अलग ट्रेडिशन है उसको आप देखने वाले हो। तो उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हमने पूरी ट्रिप की जो आइटनरी है, कब हमारा ग्रुप निकलेगा, सब कुछ हमने वेबसाइट के ऊपर मेंशन करना है। एंड इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन द ट्रिप फॉर सितंबर। इससे बढ़िया जगह कोई हो नहीं सकती है। इवन दो राइट नाउ आई एम इन साउथ अमेरिका, लेकिन इस टाइप के व्यूज़ आपको भूटान के अंदर भी मिलते हैं। तो इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती है अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए। So if you ever plan any trip to Bhutan, don't forget Nomadifly। और अब भाई वीडियो में वापस चलते हैं। यहाँ पे जितने भी टूर वाले आते हैं उनको कंपलसरी है कि उनको ऑक्सीजन कैरी करनी पड़ेगी। और नीचे ना एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी, और एक छोटा सा है ना क्लिनिक भी बना रखा था कि भाई अगर कोई बंदा एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण या ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर प्रॉब्लम फेस करता है तो सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल हैं। और यहाँ पे मेरा एलिवेशन हो गया भाई 4700। 4700 पे भी मैंने सिर्फ एक ये शर्ट पहनी हुई है। यू मेड इट। बाय बाय। यस भाई, ज़्यादा चला भी नहीं हूँ, और मेरा हार्ट है ना इतनी तेज़ पंप कर रहा है, धधक धधक धधक, मेरे को बाहर भी आवाज़ आ रही है। तो जो एल्टीट्यूड है वो अपनी ऑक्सीजन की जो कमी है वो दिखाने लग गया है। ओ बाप रे, अभी मुझे आई थिंक 30-40 मिनट और लग जाएंगे। वो जो ऊपर है ना, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, वहाँ तक जाना है मुझे। मज़े की बात, अब कोई भी ऊपर नहीं चढ़ रहा है, सिर्फ इकलौता आपका भाई है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, या फिर सिर्फ लोकल्स दिखेंगे, टूरिस्ट कोई भी नहीं है। टूरिस्ट सब नीचे की तरफ जा रहे हैं। भाई अभी मैंने ना कम से कम 4 से 5 बंदों को ऑक्सीजन लगाए हुए देख लिया। हर ग्रुप के साथ एक गाइड है, और गाइड ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर रहे हैं, और उस ऑक्सीजन सिलेंडर से 3-4 जो बंदे थे उनके मुंह पे लगा रखा था। और जो टूरिस्ट गाइड हैं वो तो बिना ऑक्सीजन का आ ही नहीं सकते। मुझे लग रहा था कि इतना एलिवेशन हार्म नहीं करता है भाई, बहुत तगड़ा इफेक्ट डालता है। अंदर ये मान लो 1% शुगर होगी, ये देखो।
इसके अंदर थोड़े 99% काव काव। मेरे पास वो पत्ते भी हैं, कोका पत्ते, जिनसे बनती है वो पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार छोड़ो, आजकल अपनी दिल्ली में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है भाई। अपना यूथ जा रहा है गर्त में, और भाई वो हाई होने के लिए कुछ भी यूज़ करते हैं। ये वाले जो पत्ते हैं, ये जो थोड़ी सी एल्टीट्यूड और उसके ऊपर पंगे होते हैं ना, उनको ठीक करता है। तो अभी मैं इन पत्तों का सेवन करने वाला हूँ। ये पत्ते याद होंगे आपको, लास्ट वीडियो में देखा था कि कहाँ से ख़रीदे थे मैंने। अब मेरा रेस्टिंग वो देखिए, हार्ट बीट्स 112 पे पहुँची हुई हैं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया था। तो अभी मैंने उन पत्तों का थोड़ा सा सेवन किया, और वो यहाँ पे भाई इनका देसी जुगाड़ है टू हेल्प इन एल्टीट्यूड काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अब पता नहीं दिमाग पे असर डालता है या फिर वो साइकोलॉजिकल है, उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने अभी कम से कम 4 से 5 पत्ते खाए थे और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मेरी हार्ट बीट भी थोड़ी कंट्रोल में आ गई है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चॉकलेट भी मिलेंगी जिनके अंदर काउका एंड कोका दोनों मिक्स होके सेल होती है मार्केट के अंदर। और अभी मैंने थोड़ा सा पानी भी पी लिया, और अब वापस से अपनी चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अरे बाप रे, हाँ भाई, रेनबो माउंटेन दिखने तो लग गया, पहले ध्यान नहीं दिया था। ये सामने देखो, अलग अलग कलर, इसमें 3-4 जो कलर हैं वो तो आयरन की प्रेजेंस के कारण ही है, बाकी फिर एक क्ले है, और जो फिर भाई अदर जो सेडिमेंट्स अपने धरती के क्रस्ट में होते हैं वो सब शो हो रहा है। वाह भाई साहब, यहाँ पे देखो ग्लेशियर, क्या मस्त लग रहा है। यहाँ पे ना ग्लेशियर्स की भी हाइकिंग होती है। व्यूज़ भाई सच में अल्टीमेट है यार। ये वाला पहाड़ देखो, इसका एल्टीट्यूड 6000 समथिंग है। टॉप हो रहा, बस 5 मिनट में एकदम मैं टॉप के ऊपर पहुँच जाऊँगा। उसके बाद फिर मुझे उस साइड जाना है। वाह भाई साहब, इस अल्पका ने है ना इस वीडियो के अंदर 4 चांद लगा दिए हैं। कितना प्यारा लग रहा है यार। चल भाई अल्पका, मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, तू मजे कर इधर। ये भाई ये जो सामने आप देख रहे हो, दिस इज़ द रेनबो माउंटेन। एग्जैक्टली इसी टाइप के रेनबो माउंटेन्स चाइना में भी एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ पे भी मैंने ट्रैवल किया था। उस दिन मैं लकी नहीं था भाई, चाइना में उस दिन बादल हो रखे थे, और जब बादल होते हैं ना तो बिना सनलाइट के आप इतने कलर नहीं देख सकते इन पहाड़ों के अंदर। जब आप उस साइड देखोगे उधर पड़ जाती है रेड वैली, और इन पहाड़ों से अगर आप ऊपर जाओगे तो भी आप रेड वैली देख सकते हो। कितनी प्यारी वैली है भाई, देखो आप। और ऊपर जाके मैं आप लोगों को जो मेरा एलिवेशन है वो दिखाऊंगा। भाई ये है यहाँ के, दिस इज अल्पका और यामा, अल्पका। तो भाई ये है अल्पका, यहाँ का काइंड ऑफ, जो मैं आपको आते टाइम यहाँ पे दिखा रहा था, और पीछे आपको दिख रहे होंगे यहाँ के रेनबो माउंटेन्स। इन द सैंड सेट, ओके, आई होप यू वोंट बाइट। ये काट ना ले मेरे को। अल्पका ना, ये थूकते भी बहुत मस्त तरीके से हैं। भाई ये आप मेरा एलिवेशन देखिए, अभी है 5014 मीटर। ये यहाँ का हाईएस्ट एलिवेशन है। और जो सामने आप ये ग्लेशियर माउंटेन देख रहे हो, इसका एलिवेशन है 6255 मीटर। लोग यहाँ नीचे तक चले जाते हैं भाई, आगे भी छोटे छोटे गांव से बसे हुए हैं। इससे अच्छा वाइड एंगल ला नहीं सकता यहाँ का भाई। कहाँ सुबह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और कहाँ अब तक मैं पहुँच चुका हूँ। अल्टीमेट ही है भाई। ये यार इतने क्यूट और इतने प्यारे जानवर हैं ना, इनकी जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। वैसे ये जो स्पीसीज़ है ये ऊँट की प्रजाति से आते हैं। इनका जो जेनेटिक मॉडल है ये कैमल के साथ शेयर होता है, और ऐसा माना जाता है कि
आइस एज के दौरान ये जो अपने बैक्टीरियन कैमल है, जो कैमल आपको लद्दाख में या फिर मंगोलिया में देखने को मिलते हैं, तो ये वॉक करके लोगों के साथ यहाँ तक आ गए थे, क्योंकि लोग भी तो यहाँ पे तभी आए थे जब आइस एज थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद एल्टीट्यूड के कारण या फिर कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन के कारण इनका जो दिखने का स्टाइल है और जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा और अलग हो गया, और इनके ऊपर ये ऊन उग गई। तो और यहाँ पर आपको जो अल्पका की ऊन है उसके बने हुए कपड़े भी मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे इन्होंने प्लेसमेंट है और पीछे आपको रेनबो माउंटेन्स दिख रहे हैं, तो ये एक बहुत प्यारा काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन बन जाता है। दी अल्पकाज ऑफ एंडीज़। Por favor, ¿alpaca o lama? Alpaca. Llama no. No, alpaca suri, alpaca huacayo. Alpaca suri, alpaca Huacayo. huacayo. ¿Cuánto type alpaca? Dos. Clases. And ¿cuánto class llama? Llama también hay suri. Dos o tres? Dos clases. So dos class llama, dos class alpaca. 4. ये ले गए भाई अपने अल्पका को। बाय बाय। तो इन अल्पका की 4 वैरायटी होती हैं, 2 अल्पका की और 2 लामा की। यामा लामा है क्योंकि स्पेनिश के अंदर एल साइलेंट होता है, एल हो जाता है या। Bien, amigo. ¿Tú cómo estás? Estoy bien, gracias. Yeah, bye bye. ¿De dónde es? Yeah, soy de la India. India, wow. Sí, amigo. Gracias por la visita. Bye bye. ¿Cómo te llamas? Nico. Nicole. Sí, Deep. Sí. Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias. यहाँ पे ना एग्जैक्ट जहाँ से रेनबो माउंटेन्स का व्यू आता है, एक छोटा सा कैफ़े टाइप बना रखा है। पर एक चीज़ देखोगे यार, यहाँ पे ना गंदगी नहीं है, तो लोग इसको ना बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं ये। और यहाँ पे भी भाई कार्ड, वीज़ा सब से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। इवन यहाँ के जो यूपीआई है ना, इसको यापे बोलते हैं। जैसे अपने इंडिया में क्यूआर कोड से पेमेंट होती है ना, अकाउंट टू अकाउंट। और ये जो आप देख रहे हो ये है अल्पका का मीट फ्राइड। ओके सी उनो मिनट। और ये भाई मैं अभी कोका की चाय पी रहा हूँ और उसके बाद अपने उधर निकल जाएंगे। कौन तो 5? ओके भाई मज़े की बात देखो, यहाँ पे है ना बियर भी मिल रही है। बियर को स्पेनिश में सर्वेजा बोलते हैं। तो कोरोना और यहाँ की कुछ सर्वेजा माउंटेन कोलारस एस्ता Sí. mira cerveza Cerveza de montaña. esta no No, de Cusco. No, cerveza Cusco Pilsen, trigo, ah hay negra, okay dorada. dorado and corona. ¿Cuánto? 15 soles. 15. ¿Sí? Mucho, ¿Mucho? no mucho, poquito. भाई 150 रुपये में यहाँ पे आपको बियर मिल रही है, बताओ। ¿Cómo está, señor? Bien. ¿De dónde es? ¿Dónde? Cusco. Cusco. Ya, hoy noche es Pitumarca. Gas, hospede. ¿Estás en tu marca hospedando? Ya, sí. ¿Tú, Pitumarca? ¿También? Ah, ya, me gusta Pitumarca. Es bonito, ¿no? Sí, bonito. Ya soy de la India. पहले पत्ते चबाए थे, अब चाय पी रहा हूँ। वाईफाई है इसका? स्टारलिंक है? हाँ, स्टारलिंक लगा हुआ भाई, उसी के दम पे यहाँ पे जो ये वीज़ा मास्टर कार्ड काम करते हैं। ये भाई एग्जैक्ट फ़ोटो की स्पेस जहाँ से आप वो उस टाइप की फ़ोटो खींच सकते हो। और यहाँ पे जैसे अपने इंडिया में जो ग्रेफ वाले हैं BRO, वो बोर्ड नहीं लगाते हैं हाई पासेस के ऊपर, खारदुंगला के ऊपर, उमलिंगला के ऊपर, तो वैसे से यहाँ पे लगा रखा है रेनबो माउंटेन 5700 मीटर्स। जितना आप लंबा टाइम स्पेंड करते हो ना, धीरे धीरे आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज करने लग जाती है। ओला ये भाई फाइनल जगह है जहाँ से आप रेनबो माउंटेन्स को सबसे क्लोज व्यू में देख सकते हो। इसके बाद आगे एंट्री अलाउड नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे वॉक करेंगे
उतना ही ज़्यादा पहाड़ के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है, तो इसीलिए वॉकिंग अलाउड नहीं है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था भाई, इन रेनबो माउंटेन्स की जो फॉर्मेशन है ये जब हुई थी, जब पैसिफिक की जो टेक्टोनिक प्लेट है एंडीज़ और जो बाकी साउथ अमेरिका की टेक्टोनिक प्लेट के साथ टकराती है, एंडीज़ पहाड़ तभी बनते हैं। जैसे अपने हिमालयाज़ बने हैं कोलिजन से, ये पहाड़ बने हैं सबडक्शन से, यानी जो पैसिफिक वाली टेक्टोनिक प्लेट है वो साउथ अमेरिकन प्लेट के अंदर धंसती जा रही है और उस कारण से इसका एलिवेशन बढ़ता जा रहा है। मैं थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मोस्टली जो एंडीज़ पहाड़ हैं उनकी फॉर्मेशन इसी तरह हुई है। और एक टाइम में जो जगह आप सारे माउंटेन्स देख रहे हो ये समुद्र के नीचे एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इन कोलिजन के कारण ये ऊपर आ गए और ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन हुआ और फिर ये आयरन ऑक्साइड और अलग अलग टाइप के मेटल्स बने, जिनके कारण इनका कलर बना है। तो अब भाई निकलते हैं यहाँ से, नीचे की तरफ जाते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से इन पहाड़ों की फॉर्मेशन हुई थी। भाई अब सबसे जो मुश्किल पार्ट है यहाँ का वो कर रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे रेड वैली की तरफ, और इसके लिए मैंने टिकट खरीदी है। ये देखिए भाई, वहाँ तक जाना होगा कम से कम 15-20-25 मिनट और लग जाएंगे मुझे। 30 सोलिस यानी ऑलमोस्ट 800-900 रुपये की टिकट है यहाँ की एंट्रेंस। अभी मैं भाई एकदम ऊपर उस पहाड़ से आ रहा हूँ, वहीं से आपने वीडियो देखी होगी। और मज़ेदार बात क्या होगी कि अभी कोई भी टूरिस्ट वहाँ पे नहीं है, तो अकेला मैं होने वाला हूँ। तो मैं चाहे भाई कुछ भी करूँ, खुला टाइम होगा आपके भाई के पास। भाई तोते फायर हो गए हैं फिर से। ये देख, ये जैकेट निकाल दो तो हवा तेज चल रही है, ठंड लगेगी, और जैकेट पहन लो तो भाई धूप के कारण गर्मी इतनी अंदर एक्यूमुलेट हो रही है। बंदा करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। बस तोते शॉट करवा ली। दिल और फेफड़े ऐसे बोल रहे हैं भैंस की, या तो हेल्थ का ध्यान रखा कर, या हमारी ऐसे वाट मत मारा कर। बेटा जी, ओह बेटा जी, खींच दे भैंस की। बीस्ट एनर्जी भैंस की। ये गलती मत करना, अभी लग रहा है गिरने वाला हूँ मैं। अगर मैं मेरा हार्ट रेट देखूँ ना अभी, रुको भाई, 158 बीट्स पर मिनट। इतना धड़क भी सकता है क्या अपना दिल? मुझे तो पता ही नहीं था। 158 भाई, आपके दिल की धड़कनें, सॉरी आपके भाई की दिल की धड़कनें। वो कह रहे थे 20 मिनट में, आपका भाई इसको 10 मिनट में करने वाला है। बस पहुंचने वाला हूँ मैं। भाई ऐसे वॉक हो रही है, इस टाइप का रास्ता बना रखा है ये। तो भाई आपके भाई ने महारत हासिल कर ली है। ये पहुंच चुके हैं हम रेड वैली के व्यू के ऊपर। इधर थोड़ी बहुत ये बर्फ़ भी दिख रही है। यहाँ पे मॉर्निंग वाला सूरज लगता नहीं है ना, तो इस कारण से ये बर्फ़ बची हुई है। वरना इस वैली में आप देखोगे ना, नीचे के एलिवेशन पे कोई बर्फ़ नहीं है, ऊपर सिर्फ उस पहाड़ और उस ग्लेशियर के पास दिखेगी। और ये है भाई रेड वैली, अल्टीमेट व्यू है भाई। यहाँ पे भी आगे जगह में एक गांव सा बसा हुआ है, और वहाँ से आप ATV रेंट करके पूरी इस रेड वैली को भी क्रॉस कर सकते हो। जाएंगे, चक्कर आ रहा है यार, अब सर घूम रहा है। अब थोड़ा एज पे रुकते हैं यार। अब जो मेरी अगली डेस्टिनेशन है ना,
ला रिंको नादा, उसके लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बात क्या है यार, अभी एलिवेशन मेरा 5100 मीटर के आसपास मान लीजिए आप। यहाँ पे मेरी हालत एक बार ख़राब हो गई थी, और वहाँ पे तो 5200 के ऊपर लोग रहते हैं, वहाँ पे कैसे मज़े आएंगे। और वहाँ के लिए ना कोई ऐसे पब्लिक बसेस नहीं जाती हैं, शेयरिंग टैक्सी लेके हिच हाइकिंग करके कैसे न कैसे पहुँचूँगा। और वो शहर दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस शहर भी है। वहाँ पे कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है, पुलिस वाले नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर, तो और ज़्यादा थ्रिल मिलेगा मुझे। और ऊपर से जब मैं बिना टैक्सी के जाऊँगा तब, मतलब चीज़ों को और ज़्यादा चैलेंजिंग कर रहा हूँ यार। मैं पुशअप कर रहा हूँ कि नहीं बेटा और ज़्यादा पुश कर, और ज़्यादा पुश कर। ऑलमोस्ट जो मेरा सांस है वो उतर चुका है, लेकिन ये एल्टीट्यूड वाला तो प्रॉब्लम है भाई, जितना बोलोगे उतना आपको थोड़ा बहुत सांस चढ़ेगा ही। लेकिन भाई पेरू मस्त है एकदम, मुझे अपनी इंडिया की याद दिलाता है ये भाई। अभी है ना मेरे साथ फिर से वो सीन हो जाता। आप लोगों को पता ही होगा कि जो मेरा DJI का माइक था उसका कनेक्टर मैं कोलंबिया के अंदर गुम कर चुका था, जिस दिन मैं कोलंबिया के अंदर नाइट आउट मार रहा था। अभी भाई क्या हुआ, बैठा हुआ था और जो ये नया होली लैंड का माइक है इसका कनेक्टर मैंने जैकेट के ऊपर रखा हुआ। भाई तेज़ हवा आती है, जैकेट उछलती है हवा में, और ये कनेक्टर गिर गया नीचे इधर। और भाई कम से कम आधा घंटा लग गया मुझे कनेक्टर ढूंढने में। मेरे को ये हो गया कि बेटा अब फिर गया तू, अब फिर नया कनेक्टर ढूंढो। फिर गए 10,000 रुपये। लेकिन आज आपके भाई की किस्मत अच्छी थी, आज मेरी किस्मत वैसे ही बहुत अच्छी हो रही है। पता है यहाँ पे रेनबो माउंटेन्स के लिए एंट्री फीस लगती है। आपके भाई को जिन बंदों ने मुझे लिफ्ट दी थी ना, उन बंदों ने मुझे फ्री में एंट्री दिला दी। बोलते कोई बात नहीं यार, तुम्हारा भाई है। बढ़िया यार, ठीक है। तो आज का दिन आपके भाई के लिए मामा मिया हो रखा है। ये 10,000 रुपये भी बच गए और एंट्री फी भी बच गई आपके भाई की। और अब चल, क्या गया, मुझे लगा फिर से कुछ गया है। चलते हैं भाई, कोई नई चीज़ गुम करूं इससे पहले अब नीचे चलते हैं। तो भाई उधर रह गया रेनबो माउंटेन, ये है रेड वैली। और अब आपके भाई का नीचे जाने का टाइम हो गया, क्योंकि नीचे बस मिलेगी, और अगर वो बस छूट गई तो भाई फिर मुझे लिफ्ट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो यार अब आपके भाई की नीचे की हाइकिंग स्टार्ट होती है। बाय बाय कुत्ता जी, ये शायद मेरे पीछे पीछे ही आएगा। ये अपने हिमालय के जो कुत्ते होते हैं उनकी तरह ही हैं, पहाड़ी कुत्ते लगभग जगह पर आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे। इन बेचारों को उम्मीद होता है कि यार जो टूरिस्ट आते हैं वो कुछ ना कुछ दे ही देंगे। अब जैकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जैसे जैसे नीचे जाता जाऊँगा ना हवा कम चलती जाएगी। चलो अब नीचे पहुँच के आप लोगों से बात करूँगा। नथिंग स्पेशल, नथिंग न्यू। नीचे जाते रहे, मज़े तो आ रहे हैं यार। थोड़ा सा और बचा है बस, तो 10 मिनट में आई थिंक मैं नीचे पहुंच जाऊंगा। ये देखो, और भाइयों क्या हालत है। वो अलपका का बच्चा अपनी माँ के पीछे छिपा हुआ है। आवाज़ देखी, मेरा साथी कहाँ गया भाई, इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा यार, ये लौंडा उम्मीद कर रहा है। आई थिंक ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट फुटबॉल ग्राउंड होगा भाई, 4,600 मीटर के ऊपर या 4,700 के ऊपर। नीचे बस पहुंचने वाला हूँ अब तो यार। अच्छा, इसको कुछ तो खिलाना बनता है यार। अब मेरे साथ आया भाई ये पूरे रास्ते। आजा आजा लौंडे। खा ले भाई, खा ले। इसके लिए मैंने अल्पका खरीदा है, इसको रिवॉर्ड दे रहा हूँ भाई। ये ले, खा ले खा ले खा ले खा ले, शाबाश भाई। इसको दे दिया अभी खाना, खाता रहेगा ये, और मैं इसको कचरे को फेंक के आ रहा हूँ। Por favor, ¿dónde está colectivo Pitumarca? ¿Qué hora? A las Dos medios, ¿eh? 2, sí. Pues dos medias, ¿eh? Maybe tres. Casi no conozco eso. Racing es 2:33. 37. Sí. Sí, va a llegar acá. Maybe 5 minutos, 10 minutos, Sí. ¿eh? Muchas gracias. Ya, amigo. Bye bye. Ya. भाई अभी पितू मार्का की बस भी आ गई है। भाई साहब से पूछते हैं कितने बजे जाएगी। Amigo, ¿qué hora? Bajo las 3. ¿Cuántos minutos? 3 de la tarde. 3. Sí, a 3. So 15 minutos. 15 minutos. Ok, so, ok, ya पितू मार्का 15 मिनट से 15 मिनट।
20 मिनट ओके मुझे ग्रासियस। भाई साहब से पूछा मैंने भाई कितनी देर लगाओगे, तो बोल रहे 20 मिनट में जाएंगे। तो 20 मिनट में तो मैं 1-2 व्यू पॉइंट और देख के आ जाता हूँ। तो ये बस डायरेक्टली वहीं पे छोड़ देगी जहाँ से मैं आया था। सुबह यही बस आने वाली थी, लेकिन यार ये जल्दी आने वाली थी, तो इसीलिए इसको मैंने मिस कर दिया। ठीक है भाई, अब बढ़िया काम हो गया ना आपके भाई का, डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच गया। ये भाई पेरू का फ्लैग और साथ में ये LGBTQ नहीं है ये भाई, ये है किस्को का फ्लैग। तो भाई आज मेरे है ना स्टेप्स ज़्यादा नहीं हुए। स्टेप्स तो मैंने अभी देखे हैं लगभग 13,000 के आसपास स्टेप्स किए हैं, लेकिन इस एल्टीट्यूड के ऊपर 13,000 स्टेप्स मैंने ना अपने इस एप्पल फिटनेस के अंदर 1000 कैलोरीज का डेली है ना गोल रखा हुआ है। भाई मेरा 12,000 स्टेप्स के अंदर ही वो 1000 कैलोरीज का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, वरना उस 1000 कैलोरीज को बर्न करने के लिए कई बार मुझे 22,000 स्टेप्स चलने पड़ते हैं। तो आज देख लो आपके भाई का कार्डियो और लेग की एक्सरसाइज मस्त हो गई इधर। और आप मेरे जूतों की हालत देखो, वापस से वो याद है लीमा में मैंने कैसे साफ़ करवाए थे, तो कोई मोची भाई ढूंढना पड़ेगा, जूते साफ़ करवाने पड़ेंगे। और यार मेरे होंठ फटने लग गए हैं, तो यहाँ से मैं अभी है ना क्रीम भी लेके आ रहा हूँ, वरना ज़्यादा फट जाएंगे ना, क्योंकि अब एलिवेशन मेरा यही रहने वाला है 3000 से नीचे मैं अगले 20 दिन तक नहीं जाने वाला हूँ। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ जियोग्राफी के फैक्ट्स पता चले होंगे कि भाई किस तरीके से इतनी हाइट होने के बाद भी, इतना एलिवेशन होने के बाद भी पेरू के अंदर आपको ठंड इंडिया लेवल की नहीं मिलती है, लेकिन जो यहाँ पे यूवी इंडेक्स है वो इंडिया लेवल की भी बाप है। मतलब कि 10-15 मिनट बाद आपको सनबर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। आप सर्दी का अंदाज़ा लगा सकते हो यार। भाई ये एक शर्ट पहनी हुई है मैंने, मुझे ठंड नहीं लग रही, गर्मी से लग रही है, लेकिन ये यहाँ पे टोपी इसलिए कि हवा कानों के अंदर से चुभ रही थी, और हाथों के ऊपर ये पहना हुआ है। अभी भाई मैं जैसे कि आपको बता रहा था होंठ फट रहे हैं मेरे, तो इसके लिए मैं वो लिप बाम लेके आया, और यहाँ पे मुझे एक अलग ही टाइप में लिप बाम मिला है। देखो ये 2 सोलेस का यानी 60 रुपये का ये इतना सा लिप बाम, और जब मैंने लगाया ना तो बहुत थिक वाली फीलिंग आ रही है ऐसे। और इसके अंदर भाई थोड़ा फ्लेवर भी है। किस टाइप का फ्लेवर? वनीला टाइप का। सही है। तो यहाँ पे अब ये जितने भी दुकानदार है ना भाई, अब ये सब भी निकल जाएंगे, क्योंकि ये लोग भी पितुमार्का में रहते हैं। यहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, रात को यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा। तो जिनके पास खुद की गाड़ी है, बाइक है, वो अपनी गाड़ी बाइक में सामान रख के जा रहे हैं। अब जैसे ये बहन ये अपनी गाड़ी में आई थी, और कुछ लोग अब इस मेरे वाले बस के अंदर बैठ के चले जाएंगे। ¿Cómo estás, señora? Hola, amigo. ये अपने बस वाले भाई के ड्राइवर। 3 बज चुके हैं, और आप बस में देख ही सकते हो सिर्फ इकलौता मैं टूरिस्ट हूँ, सब लोकल ना भाई। मज़े आ रहे हैं सच में मुझे भाई। पेरू में आके एक वो पुरानी टाइप की फीलिंग होती थी ना, वो वापस आ रही है ट्रैवलिंग में, वरना भाई भूल सी गया था मैं ये फीलिंग। मतलब कि पेरू में आके आना आप खुद को लिमिट पुश करने के लिए वो करते हो। तो बढ़िया कंट्री है भाई, ट्रैवल करो मामा मियाँ। अब भाई कुछ भी नहीं है, 3 बार मैं इस वीडियो को फिनिश कर चुका हूँ, बार बार कोई नई चीज़ याद आ जाती है, अगर ये तो बताया ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं। अब कुछ भी नहीं है, अब बचेगा तो भाई कोई बात नहीं, बचने दो। अब सोते हुए जाऊँगा मैं पूरे रास्ते 1.5 घंटे, और उसके बाद फिर मुझे एक और बस लेनी है।